हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। दक्षिण भारत में राजनीति। देखिए, दक्षिण भारत में राजनीति की बात करें तो मसूर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कर्नाटका और केरल काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र देखने को मिलता है। कहते हैं अगर भारत में राजनीति के अगर बारे में जानना है तो ये क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, दक्षिणी क्षेत्र। तो उत्तर भारत में तो इसकी देखा ही गया है कि बहुत अच्छा था प्रभाव, लेकिन दक्षिण भारत में जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। अगर दक्षिणी भारत में राजनीति की हम बात करें तो जिन क्षेत्रों की अभी तक हम चर्चा किए हैं उनसे हटकर जो है दक्षिण भारत का है, यानी दक्षिण भारत का जो है स्टोरी थोड़ी सी हटके है और थोड़ा डिफरेंट है। कहते हैं विभिन्न राजाओं ने इस जो है दौरान अपनी स्थिति को दृढ़ बनाने के लिए जो है सागर बंदरगाहों का उपयोग किया है, और इसमें से मुख्य थे त्रावणकोर यानी केरल के मातरवंड वर्मा तथा राम वर्मा, मैसूर के हैदर अली और टिप्पू सुल्तान। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर हम देखें केरल के क्षेत्र में जो है त्रावणकोर यानी मातरवंड वर्मा और राम वर्मा जो थे काफ़ी मशहूर थे, और मैसूर के हैदर अली और टिप्पू सुल्तान का अपना ही एक महत्व था अपने क्षेत्र में। इन राजाओं की उपस्थिति जो है उत्कृष्ट रूप से हम जो 18वीं शताब्दी के उत्तरबंध में या लगभग 1740 के करीब पाते हैं कि ये राजा इस समय जो थे अपना शासन चला रहे थे। इससे पूर्व दक्षिण भारत में मुस्लिम राजाओं का जो था वर्चस्व था, काफ़ी उनकी जो वर्चस्व थी। यहाँ पर वर्चस्व का मतलब होता है प्रभाव, यानी उनका राजस्व हुआ करता था। 1680 तथा जो है 1690 के दौरान या 1700 के पश्चात दूसरी लहर के फलस्वरूप क्षेत्र में कुछ राजा साथ आए, और इसमें से बहुत से व्यक्तियों ने खुद को जो है मुगल शासन के अधीन शुल्क अदा करने वाले सरदारों के रूप में खुद को स्थापित कर लिया था। यानी देखा जाए तो मुगल के अधीन अपना शासक चला रहे थे, लेकिन वो जो है मुगलों को शुल्क के रूप में दिया करते थे, यानी पैसे दिया करते थे जो कि उनके अंतर्गत चलाया जाता था। इससे जो है देखा जाए तो इससे कुछ जो है पराक्रमित नवाब थे, जैसे बालघाट के नवाब, उत्तर कर्नाटक जैसे सीरा का अब्दुल रसूल खान। इसमें से कुछ तो राजनीतिक रूप से प्रभावित थे, जैसे निज़ाम उल मुल्क, जैसा अकरेट में जो है सदुल अल्लाह खान। 1740 तक जो है निज़ाम उल मुल्क ने हैदराबाद में अपनी स्थिति को संगठित कर लिया था, और वही अकरेट जो है 3 दशक पहले उभर चुका था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखती है। यहाँ पर अगर यदि हम बात करें यहाँ पर वंशागत उत्तराधिकारी को स्थापित करते हुए भी इसमें से किसी भी शासक ने पुण्य स्वामित्व का दबाव प्रस्तुत नहीं किया था। यानी वंशागत की बात करें तो पिता का बाद पुत्र जो था राज्य का उत्तराधिकारी बनता था, ठीक है, और इस प्रकार वे स्वयं को ही मुगलों का जो है प्रतिनिधित्व बताकर ही शासन करते थे कि मैं मुगल के ही अधीन कार्य कर रहा हूँ, लेकिन शासन का पूरा भागडोर इनके ही हाथ में हुआ करता था। 1720 में दिल्ली अगर हम देखें दक्षिण भारत की राजनीतिक 3 शक्तियों के बीच जो है मेहराब बनकर उभरी थी। वो थे मराठा, तंजौर तथा अन्य क्षेत्र के जो है निज़ाम तथा आकोट के नवाब। यानी देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण थे, यानी 3 मोहरा था, जो मराठा हो गया, निज़ाम हो गया, अखरोट हो गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे अपने समय काल में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन तीनों शक्तियों की सत्ता का क्षय होने लग गया था, और 1740 तथा 1750 के आरंभ में आखरोट के उत्तराधिकारी विवादों ने इसके शासकों को निजी अंग्रेज व्यापारियों के साथ जो है वित्तीय जोड़ तोड़ करने को बाध्य कर दिया था। यानी देखा जाए तो कमज़ोर होने के कारण जो है अंग्रेज ने इनको तोड़ जोड़ करके जो है राज्य चलाने के लिए विवश कर दिया, क्योंकि युद्ध के खर्चों के लिए इन्हें धन की आवश्यकता हुआ करती थी, और ये धन की आवश्यकता जो है अंग्रेज ही पूरा कर सकते थे। 1750 में अपने शासक श्रीनिवास उल मुल्क की मृत्यु के पश्चात हैदराबाद भी पतन की राह पर चल पड़ा था। यानी देखा जाए तो उनके कोई भी वंशज जो थे इतने सशक्त नहीं थे कि हैदराबाद को जो है अपने अंदर कर सके। इसीलिए निज़ाम उल मुल्क के मृत्यु के पश्चात जो था हैदराबाद पतन की राह पर चल पड़ा था। तटीय जिलों से शीघ्र ही नियंत्रण समाप्त होता चला गया था, और राज्य की जनसंख्या बहुत ही कम हो गई थी, तथा भूमि से जुड़ी मशीनरी तथा खुला
जो बाहरी समर्थन भी था, और इस काल के राजतंत्र में व्यापार का नियंत्रण भी अत्यंत संवेदनशील चला था, क्योंकि इस समय अंग्रेजों का राज भी था। कहते थोड़ा सा नजर हटता था कि दुर्घटना घट जाती थी। यानी देखा जाए कि अगर राजा का जो है राजतंत्र से ध्यान थोड़ा भी भटकता था तो अंग्रेज जो होते थे इतने संवेदनशील होते थे कि 2 मिनट में जो है अपना पूरा जो है आधिपत्य स्थापित करने में सक्षम हुआ करते थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है त्रावणकोर राज्य। देखिए त्रावणकोर राज्य जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसके विषय में जानना काफ़ी रोचक रहेगा। मराठा शासक जो है मात्र वर्मा जो है 1729 से लेके जो है 58 में जो है नेवाद त्रावणकोर जो केरल राज्य के संचालन में 3 संवैधानिक जो है पद्धतियों का उपयोग किया। यानी 3 सिद्धांत जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जो कि वेनाद या त्रावणकोर के नाम से जाना जाता है। उसमें जो थे राजा ने अपनी वैधता दृढ़ करने के लिए कुछ उपायों का शुरुआत की जो कि महत्वपूर्ण था। पहला तो ये था कि उसने उसके द्वारा 5000 की शक्ति वाली जो है वास्तविक सेना का गठन किया था। यानी 5000 शक्ति वाले वास्तविक सेना गठन करना संभवतः बहुत ही दुष्म कार्य था। दूसरी बात देखा जाए तो नयार अभिजात वर्ग की शक्ति को कम करना, जिस पर क्षेत्रीय सैन्य रूप से निर्भर था। अगर तीसरी बात की हम बात करते था कृत जो त्रावणकोर रेखा पर अपने राज्य की जो है उत्तरी सीमा को जो है किलाबंदी करना, ये भी महत्वपूर्णता में से एक थी। और इस शासक की एक नीति जो थी सीरिया ईसाइयों को संरक्षण देने की भी थी, जो कि उस क्षेत्र की प्रभावी व्यापारिक शक्ति हुआ करती थी, जिससे कि व्यापार में यूरोपीय वर्चस्व कम हो सके। मुख्य वस्तु जो हालांकि काली मिर्च थी उस समय के लिए, यानी देखा जाए तो काली मिर्च जो थी मुख्य वस्तु थे, जिसके वजह से जो है भारत जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। किंतु उस शाही एकाधिकार के अंतर्गत अन्य कई वस्तु आती थी। यानी काली मिर्च तो थी ही थी, लेकिन अगर हम शाही बात करें शाही एकाधिकार की, तो उसके कई अन्य वस्तु भी आती थी जिनका व्यापार करने के लिए जो था आज्ञा पत्र की आवश्यकता हुआ करता था। अमरतल्ला के उत्तराधिकारी राम वर्मा ने अपने शासनकाल में, जिसका शासनकाल 1700 यानी 1758 से 98 में थी, ये नीति व्यापक सतह पर चली रही। यानी काफ़ी समय तक तो जो है राम वर्मा ने जो है शासन किया और उसके उत्तराधिकारियों ने किया, जो कि अपने राज्य के नए उभरते प्रतिद्वंदी से रक्षा करने में सक्षम रहा तथा वो खतरनाक पद्धति तथा मशहूर राज्य हुआ करता था, जो कि काफ़ी महत्ता को दर्शाता है यहाँ पे। उसके पश्चात अगर हम बात करें मसूर का उदय, यानी मसूर का उदय किस प्रकार हुआ, तो ये हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प बात रहेगी इसके मसूर का उदय के बारे में। कहते वलिदियार वंश के शासकों यथा कथिरावा नरसराराज जाता था चिक्का देवा राजा के अंतर्गत मसूर एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरा। हालांकि मसूर एक भूमि से जुड़ा राज्य था, इसलिए व्यापार पर भी निर्भर था, क्योंकि उसके सैन्य आपूर्ति भारत की पूर्वी बंदरगाहों के तट से आती थी। क्योंकि ये सभी बंदरगाह अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ करते थे। अंततः मसूर के संवेदनशील बढ़ती गई और 1760 ईस्वी में स्थिति में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। विस्थापित मुल्क के एक जो है जुझारू योद्धा हैदर अली ने एक जो है शक्तिशाली ताकत प्राप्त कर ली और वदियार के जो है शक्तिहीन कर तथा शक्तिशाली काले मंत्री परिवार को हटाकर सत्ता हासिल कर लिया था। और पहले हैदर तथा उसके बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने जो है 1782 के बाद जो है मसूर को संगठित कर तो भारतीय जो है प्रदीपों के दोनों तट तक पहुंचाने वाला राजा बन गया। यानी देखा जाए तो यहाँ पर हैदर तथा उसके पुत्र टीपू सुल्तान का अपना जो है बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है मसूर का जो है आगे बढ़ाने में। कोरबा उच्च भूमि कुग और राज्य के निर्वासी की तुलना में वो अपेक्षाकृत जो है सफल थे। कहते तटीय कर्नाटक तथा उत्तरी केरल उसकी जो है तलवार के अधीन हो गया था और इसमें टीपू सुल्तान को अपनी शर्तों पर मध्य पूर्व के साथ कूटनीति तथा व्यावसायिक रिश्ते स्थापित करने में काफ़ी मदद मिला था। और अपने पिता की तुलना में टीपू की जो है महत्वाकांक्षा ऊंची थी और इसकी आकांक्षाएं जो थी बहुत उज्ज्वल थी तथा उसने पहले से ही फैली जो है मुगल सर्वोच्चता की छाया से बाहर निकलने का जो है सफल प्रयत्न भी किया, जैसे कि पहले चर्चा किया जा चुका है। किंतु हैदर अली एवं टीपू की समस्या जो है आंतरिक सम्मति बनाने में असमर्थता रही। यानी देखा जाए तो
हैदर अली और टिप्पू की समस्या आपसी में जो है मतभेद थी, असमर्थता रही। सैन्य तथा राष्ट्र संबंधी दक्षता के लिए जो है विस्थापित तथा किराए के सैनिक पर उनकी निर्भरता बहुत अधिक हो गई थी तथा वो जो है पॉलीगार स्थानीय चोरों से हमेशा ही टक्कर लिया करते थे। यानी देखा जाए तो स्थानीय चोर से जो है हमेशा ये लोग जो है टक्कर लिया करते थे। और 1770 तक जो है मैसूर के सामने ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे विकट सैन्य विरोध को सहन करना पड़ा। यानी इस समय देखा जाए 1770 के आसपास मैसूर में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी जो है पैर बना लिया था, जिन्होंने उसे चैन से नहीं जीने दिया, यानी चैन से नहीं लेने दिया। और ये अंग्रेज ही थे जिन्होंने मैसूर को उपजाऊ क्षेत्र में नहीं पहुंचने दिया तथा भारत के पूर्वी बंदरगाह जो है करोमंडल के मैदान से पहले रोक दिया गया। अंततः देखा जाए तो 1799 में अंग्रेज ने सेना द्वारा टिप्पू का अंत भी हो गया। यानी अंग्रेजों ने 1799 में टिप्पू सुल्तान को जो है युद्ध में वध कर दिया, जिसके साथ ही जो मैसूर का जो इम्पोर्टेंट राजा हुआ करता था उसका अंत हो गया। और यहाँ से ही जो है अंग्रेजी शासन का जो है स्टार्टिंग हो गया, अंग्रेज शासन के जो है विस्थापन हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी और बहुत काफ़ी ज़रूरी थी, जिसके विषय में हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। तो इसी के साथ ये भी जो है टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इससे बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन मिलता है। और साथ में जो है पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए।